हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई इस वीडियो में हम क्या देखने वाले, प्रबोध मॉडल पेपर सीट 2 सीट 3 का, ठीक है। क्लास कौन सा, 10th हिंदी का। तो कंप्लीट आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो के साथ ही आपको कंप्लीट तैयारी कराने वाला हूँ। तो वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखना ताकि आपकी सारी चीज़ें जो जितनी ये आधी घंटे की बात करें या 15 मिनट 20 मिनट की जो वीडियो होगी उसमें आपकी पूरी तैयारी जो है हो जाए। आपको सुन के याद करना है, कैसे लिखना है, बस उसको एनालिसिस करना है। रट्टा मारने से जो है बचना है आपको, ठीक है। क्योंकि आपको किस तरीके से इसमें काम करना है वो चीज़ें पूरी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं खंड अ से। हमारी खंड अ की क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है सॉरी, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो मिट्टी से कलाकृतियां बनाना क्या होती है ये आपको सबसे पहले बताना रहेगा, ठीक है। इसको मैं कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाला था जिसके आंसर पे बहुत लोगों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी क्योंकि सब एक जैसे लग रहे हैं, मृदशिल्प, हस्तशिल्प, काष्ठशिल्प, ताम्रशिल्प करके, है ना। तो इसकी आंसर कौन सा हो जाएगा, मृद शिल्प, मिट्टी वाली शिल्प। क्लियर है। फिर दूसरा, सूखा वृक्ष देखकर लेखक को कैसा लगा। जैसे कोई मतलब उस सूखा वृक्ष को देखे तो लेखक को कैसे लगा ये बताना है। तो इसकी आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, पेड़ का कंकाल हो जैसे, ठीक है। फिर हवा में ताज उड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसके ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि हवा में ताज उड़ाने मुहावरे का क्या अर्थ हो सकता है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजतंत्र की समाप्ति, हवा में उड़ना, राज्याभिषेक होना, सत्ता का प्रयास करना। तो यहाँ पर हवा में ताज उड़ना मतलब क्या हो सकता है भाई, इसके आंसर थर्ड की मतलब राजतंत्र की समाप्ति होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, वह तो शेर बच्चा है में शक्ति है। देखो यहाँ पर सबको अच्छे से करना पड़ेगा, लक्षणा, अभिधा, व्यंजना, ठीक है। तो इसकी ग्रामर को मैं बता दूँ, इस चैनल पर डली हुई है, हिंदी की ये वाली ग्रामर आपको मिल जाएगा। शब्द शक्ति बाई एकलव्य आरपी सर्च करोगे तो पूरी चीज़ें मिल जाएगी। मतलब कब अभिधा होगा, कब लक्षणा होगा, कब व्यंजना होगा, पूरी कॉन्सेप्ट आसान भाषा में मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो वो आप जा करके देख सकते हो। तो बात करें तो इसकी आंसर की, वह तो शेर बच्चा मतलब तुलनात्मक है ना। एक्चुअल में क्या वो शेर बच्चा नहीं है ना। तो यहाँ पर फोर्थ की आंसर क्या हो जाएगी, लक्षणा, क्योंकि शेर के समान है मतलब लक्षण बता रहे हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, लक्षणा शब्द शक्ति होगा। फिर गोंड और देवार जाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है। तो पांचवा की जो आंसर हो जाएगी कौन सी, कर्मा इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहा आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर यहाँ से हमारा कौन स्टार्ट होगा भाई, हमारा खंड ब जो है क्या, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देख इसको भी प्रिपेयर करते चलिए। मीरा के लिए विष का प्याला खालिस्तान ने भेजे थे, तो राणा ने भेजे थे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, राणा आप लिख लेंगे। फिर पद्म विभूषण तीजन भाई पंडवानी की खालिस्तान शैली, तो दो ठो शैलिक होती है ना। तो दोनों शैली में से कौन सी शैलिक है उसको लिखना है। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, कपालिक शैलिक आप लोग लिख लेंगे। फिर बांधे खालिस्तान शीश पर, तो इस पर क्या आ जाएगा, मुरैठा, ठीक है। बांधे मुरैठा शीश पर, मुरैठा मतलब एक पगड़ी, ठीक है। चौथा की बात करें, जैसे कि आप लोग आंसर दे रहे हैं, ज्ञान प्रकाश विवेक होगा। और पांचवा में होगा कांदी बछरू मोरबीर कांदी नहीं खाए, ये वाला कर लेना है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करते चलिए। फिर खंड सा की बात कर लेते हैं। खंड सा में हमारा क्या, मैं जूम इन कर लेता हूँ इसको, ठीक, ये ठीक। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर इसको मैच आउट करना है। खंड सा की बात करें तो क्या बोला जा रहा है, जैसे शक्ति की आराधना, तो शक्ति की आराधना को किस में जाएगा भाई, जवारा में, ठीक है। ये क्लियर है, आपको पता है। कुएं से पानी भरकर लाने वाली को क्या कहेंगे, तो पनिहारिन। ये तो दोनों कर ही लोगे आराम से। गृह प्रवेश में चिड़िया को न्योता देते हैं, ऊंची कूद और भूख अपने आप में एक क्या है, तो भूख अपने आप में एक साग बोल सकते हैं, साग है करके, ठीक है। और नहीं तो इस तरीके से। और ऊंची कूद, ऊंची कूद किस में चला जाएगा बच्चा, क्रिया विशेषण। ऊंची कूद मतलब एक काम हो रही है वहाँ पर, इसलिए क्रिया हो रही है, तो वर्ब की पहचान, इसलिए वहाँ पर ये कर लोगे, ठीक है। फिर यहाँ से मैं क्वेश्चंस का आपको पूरा कोशिश करता हूँ कि आपका क्वेश्चंस देख करके प्रिपरेशन हो जाए। तो आप लोग बस ध्यान से सुनना इन चीज़ों को। सी कुमार किसान से मजदूर कैसे बन गया, ये मरिया वाला पार्ट से है भाई। तो सिंपल से बताना है कि सी कुमार जो रही से वो किसान से मजदूर कैसे बनी से, है ना। तो रट्टा नहीं मारने, एक बार पढ़ लो और पूरी तरीका से मतलब
अपने शब्दों में ही लिखना है। तो देखो सिंपल सी बात बता दो, किसान से उनको मजदूर कैसे बना, तो मरिया प्रथा में उनके समाज वाले लोगों ने किनको, सी कुमार को मरिया भात खाना खिलाने के लिए अनिवार्य कर दिया, इसलिए बेचारे को अब मरिया भात खिलाना है बोल दिया समाज वाले लोग। तो भाई उसको समाज में रहना है, इसलिए वो क्या क्या मजबूरन अपने खेत को बेच करके गाँव वाले लोगों को क्या खिलाना पड़ा, मरिया भात खिलाना पड़ा, इसलिए वो किसान से मजदूर बन गया करके ऐसे पूरा आपको इसमें लिखना है। ठीक है। फिर कहानी सुनाए जाने के बाद निस्तब्धता क्यों छा गई, तो कहानी सुनाए के बाद या कहानी सुनाए जाने के बाद निस्तब्धता इसलिए छा गई क्योंकि लेखक सोच में पड़ गया था कि वह उस युवक पर विश्वास करे कि नहीं करे। मतलब लेखक सीधा सोच में पड़ गया था, निस्तब्धता एकदम शांत माहौल क्यों था, क्योंकि वो लेखक सोचने लग गया था भाई मैं ऊपर पर विश्वास कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ करके। ठीक है, तो ये आंसर लिखना है। फिर चौथा की बात करें तो देखो कविता में अतिथियों और चिड़ियों में क्या समानता बताई गई है। कविता है तो कविता में जो अतिथि मतलब मेहमान और चिड़िया दोनों में क्या समानता बताई, कौन सी कविता? भाई गृह प्रवेश कविता में। तो सिंपल से बता सकते हो कि पाठ्य पुस्तक के गृह प्रवेश नामक कविता में अतिथि और चिड़ियों में समानता बताई गई है कि वे दोनों कुछ समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते करके। सिंपल से बताना, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। मतलब अतिथि जैसे कुछ दिनों के लिए आते हैं, ठीक उसी प्रकार चिड़िया भी कुछ समय के लिए घर में आते हैं और फिर घर को सुना करके चले जाते, इस तरीके से उसमें आप लिख सकते हो। ठीक है। फिर तरनी तनुजा तट तमाल तरुपर बहुछाये में कौन सा अलंकार है, तो ये अलंकार का ट्रिक देख लेना। थोड़ा थोड़ा मैं बताया था भी कि ग्रामर का कोई हमारे सिलेबस में जिक्र नहीं, बट ऐसे छोटे छोटे ग्रामर अलंकार ये सब चीज़ें पूछे जा सकते थे। ठीक है, तो त बार बार आ रही है यहाँ पर, तो याद रखना अभी से ये चीज़ सीख जाओ कि जब भी ऐसा बार बार आए, ठीक है, कि किसी भी वर्ड की बार बार क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके आंसर अनुप्रास। और इस ट्रिक को हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा बार बार, जैसे कि चंचल चारुचंद्र की चंचल किरणें च आ रही ने, तो च इस तरीके से आएगा तो वो भी क्या होगा, अनुप्रास अलंकार ही होगा। और यहाँ त आ रहा है इसलिए ये भी क्या होगी, अनुप्रास अलंकार होगा। क्लियर है। फिर छठवां देख लेते हैं। छठवां में क्या बोल रहा है, कस्तूरी मृग का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया। तो कस्तूरी मृग का उल्लेख सिर्फ है भाई, कस्तूरी मृग जो है सुगंध के पीछे भागते रहता है, लेकिन अंत में उसे पता चलता है कि सुगंध उसके अंदर से ही आते रहते हैं। ये सिंपल से ये चीज़ें को लिखना है। देखो वही बोला गया है, कस्तूरी मृग की नाभि से जो उन्मादी सुगंध निस्तृत होती है उसे प्राप्त करने के लिए, मतलब कस्तूरी मृग की नाभि से जो सुगंध निकलते हैं उसी को प्राप्त करने के लिए बेचारा क्या करते रहता है, इधर उधर भागते रहता है। उसे ज्ञात नहीं होता है कि वो सुगंध उसके अंदर से ही, उसके खुद के नाभि से ही आ रहा है, इसलिए इसका वर्णन किया गया है। ठीक। फिर ये वाली, तो इसको तो भाई मैं बोलूँगा, इसको तो आप अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते, इसको जो है वही लिखना पड़ेगा भाई। क्या बोला जा रहा है, ज्ञान मार्गी शाखा की विशेषताएं एवं रचनाएं। और एक बात मुझे समझ नहीं आ रही इस बार की मॉडल पेपर में, ब्लूप्रिंट में तो अलग दिया है, ब्लूप्रिंट में 5 मार्क्स का आना है, बट हम मॉडल पेपर की बात करें तो 2 मार्क्स में भी दे दे रहा है, 3 मार्क्स में भी दे दे रहा है, 4 मार्क्स में भी दे दे रहा है, कहीं भी एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। बट पहले क्या होता था, सिर्फ 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में आता था, तो इसलिए यहाँ पर उनकी कंफर्म क्वेश्चंस नहीं हो पाती है, इसलिए यहाँ पर और भी क्वेश्चंस दे दिए गए हैं अंदर में। ठीक है, तो चलो देखते हैं। फिर ज्ञान मार्ग की शाखा की विशेषताएं, रचना तथा कवियों के नाम लिखना है। तो ज्ञान मार्ग की शाखा की विशेषता, तो इसको यहीं से प्रिपेयर करते चलो। निगूढ़ ब्रह्म की उपासना पर विशेष बल देते, मतलब वो ब्रह्म की उपासना पर क्या देते, बल देते हैं। ये आत्मज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति संभव है बोलते हैं इन लोग। फिर ज्ञान, सत्य और ईमानदारी पर विशेष जोर दिया। कुरीतियों, बाह्य आडंबरों का क्या करते हैं लोग, विरोध करते हैं, और गुरु की महिमा इस तरह से करते हैं। फिर इसमें कौन कौन से भाई ज्ञान मार्ग की शाखा में अगर बात करें तो कबीर की रचना कौन सा, बीजक, दादू दयाल, साखी पद, रायदास पद, इस तरीके से इसको आप 1-2 को याद करके रख सकते हो। ठीक है। फिर ये वाला प्रश्न देख लेते हैं, अगला 8वां क्या बोल रहे हैं, गई कुमति लई साधु की संगति से कवि का क्या आशा है। तो सिंपल टर्म में, आसान भाषा में लिखना है कि साधुओं की संगति में आकर जीवन के मर्म को मीरा ने समझ लिया और उन्हें सुमति, मतलब साधुओं की संगति पाकर के या साधुओं की संगति पकड़ के मीरा को क्या हो गया, ज्ञात हो गया, मतलब उनको सुमति आ गई, मतलब उनको जानकारी हो गया, उनको आभास हो गया कि अब वे संसार के मोह माया में, अब तक वो सिर्फ और सिर्फ संसार की मोह माया में फंसी थी, लेकिन जब इंसान संज्ञान प्राप्त कर ले तो कृष्ण भक्ति में स्वयं को ललीन कर लिया। इस तरीके से इसमें थोड़ा सा इसको पढ़ लो और अपने वर्ड्स में लिखना, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि गई कुमति साधु की संगति से, मतलब इसमें से साधु की संगति से हमें अच्छे बुरों की पता चलता है, साथ ही साथ यह भी पता चलता है कि हम दुनिया के फालतू की मोह माया में फंसे हुए हैं। इस तरीके से उसमें लिखना है। भाव प्रणय
नृत्य कौन सा है स्पष्ट करना है। तो भाव प्रणय नृत्य के बारे में पूछा गया तो यहाँ लिखना है कि पंथी नृत्य को ही भाव प्रणय नृत्य कहते हैं। ठीक है, अब इसको बताना, यह सतनाम संप्रदाय के भक्तों द्वारा गाया जाता है। मांदर की थाप और झांझ की झंझनाहट के ध्वनि के मध्य नृत्य होता है। जितनी त्वरित ध्वनियाँ उतनी ही तेज नृत्य होता है, मतलब एकदम जब जल्दी जल्दी बजाते हैं तो लोग नाचते भी जल्दी जल्दी इस तरीक़े से। ठीक है, फिर गुरु घासीदास के सत्य की महिमा को गीतात्मक विरोध के विचारों के साथ गाकर नृत्य किया जाता है। तो ये पूरी चीज़ों को पढ़ लो और इसको भाई अपने शब्दों में लिख सकते हो। भाई भाव नृत्य कौन सा, तो भाव प्रणय नृत्य कौन सा, तो पंथी जो है भाव प्रणय नृत्य है, जिसमें मांदर और मंजीरों पर नाचते हैं। जितना धीरे बजता है तब लोग धीरे नाचते हैं, और जब मांदर की धुन में त्वरित हो जाती है, तेजी एकदम बजते तब लोग भी नाचते हैं। और इसमें पूरे इनके गायकों में नृत्य में किनका गुणगान किया जाता है, गुरु घासीदास जी का गुणगान किया जाता है। संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी का गुणगान गाया जाता है, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो ये हुआ 9वां क्वेश्चन। फिर 10वां देख लेते हैं कि हमारे विचार लचीले और समन्वयवादी क्यों होना चाहिए। तो लचीले क्यों होना चाहिए, एकदम तड़फड़ बोलने वाला नहीं होना चाहिए भाई। तो क्यों होना चाहिए, तो सिंपल से इसके आंसर देखते हैं कि हमारे विचार लचीले और समन्वयवादी होने चाहिए, क्योंकि यह जीवन की पूर्णता है। ठीक है, व्यवहारिक जीवन में आगे देख लेते हैं क्या कि लचीलापन आवश्यक है एवं सत्य के सिद्धांतों का पालन स्थिरता से की जाती है। दृढ़ता मनुष्य को सुदृढ़, मतलब यहाँ पर सिंपल सी काम याद रखो, इसकी आंसर जैसे कि आप पढ़े उसके हिसाब से हम अब क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम तो रट्टा मारने वाले नहीं है, हमें तो समझ के इसको लिखना है। हमारे विचार लचीले और समन्वयवादी क्यों होना चाहिए, तो हमारे विचार लचीले और समन्वयवादी इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर हम लोगों से प्यार से बात करते हैं तो हमारी सभी काम बनते हैं। उसी तरह अगर हम दृढ़ता से बात करते हैं लोगों से तो हमारी बनी बुनाई भी काम बिगड़ सकती है, और लोगों में हमारा जो चरित्र है वो क्या होते हैं, खराब होते जाते हैं। इसलिए हमारे विचार जो है लचीले और समन्वयवादी होने चाहिए। इस तरीके से आपको बेसिक इसमें लिखना है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न 11वां, शहीद वीरनर सिंह निर्भीक, दृढ़ चरित्र और ईमानदार थे। मतलब शहीद वीरनर जी के बारे में बताना है कि वो निर्भीक थे, मतलब एकदम निडर थे, डरते नहीं थे किसी से। उनके चरित्र बहुत अच्छे थे, वे ईमानदार थे। ये किस घटना से पता चलता है, देखो शहीद वीरनर सिंह निर्भीक, दृढ़ चरित्र और ईमानदार थे, इसका उदाहरण माखन व्यापारी के गोदाम को जमींदार द्वारा लूटे जाने वाली घटना से पता चलता है। मतलब सिंपल से देखो कि वो निर्भीक थे, मतलब निडर थे, दृढ़ चरित्र थे और ईमानदार थे। और किस घटना से पता चलता है कि उन्होंने क्या किया, बलौदा बाजार के जो है कौन, माखन व्यापारी, उनके गोदाम को क्या किए, लूटे। उस घटना से पता चलता है। ठीक है, भूखे किसानों को उन्होंने भंडार के ताले तोड़कर उतना ही अनाज लिया जितना कि किसानों के लिए क्या था, आवश्यक थे, है ना। अगर वो चाहते बेईमान रहते तो बेईमान लोग रहते तो क्या करते, पूरे को ले आते उसके यहाँ से, बट उन्होंने उतना ही लाया जितना कि उनके गांव वाले लोगों को ज़रूरत था, जितना में उनका काम चल जाएगा करके, बहुत ज़्यादा नहीं लाया। ऐसा इसलिए लाया क्योंकि पहले से तो मांगा गए थे उनसे, बट वो नहीं दिए। अब लोगों को तो यही भूख में नहीं मरने दे सकते थे ना। तो एक सच्चे बोल सकते हैं सेनापति बोल सकते हैं या सच्चे मुखिया के तौर पर उन्होंने क्या किए, ये काम किए। ठीक है, जिससे उनकी गुणों का पता चलता है। ये पूरे चीज़ों को आपको लिख लेना है। ठीक, फिर शक्ति का आराधना, जवारा का विस्तार। जवारा के बारे में बताना भी, जवारा तो सबको पता है ना, छत्तीसगढ़ में से कोई नहीं है जो नहीं जाना तो है। ठीक, तो देखो सिंपल से शक्ति की आराधना जवारा है। ठीक है, नवरात्रि के पर्व में गेहूं के उगे हुए अंकुर के माध्यम से, देखो जब गांव में क्या करते हैं, जो भोजली होते हैं और जवारा होते हैं, दोनों में कॉमन से अंतर रहते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा है। ठीक है, बोए के समय अलग अलग रहते हैं, आराधना अलग अलग होती है। लेकिन जवारा की बात करें तो जवारा कब बोए जाते, नवरात्रि के पर्व में। क्या करे जाते, गेहूँ ला भिंगा के देते, पूरा पता है सब लोग गाँव में सब कोई रहता। तो ठीक है, अंकुर के माध्यम से शक्ति रूपा प्रकृति पूरे गाँव को क्या देती है, बल देती है। गौरा गीत एवं जवारा गीत सुनने वाले पर भी कभी कभी क्या चल जाते, देवी देवता चढ़ जाते। महिलाएं पर देवी आती है तो वे अपने बाल खोल करके क्या करने लग जाते, झुकने लगते हैं। बहुत लोग देखे होंगे इसको, है ना। मैक्सिमम कुछ ही ऐसे बच्चे होंगे जो शहरों में, हमारे शहरी में क्षेत्र में रहते, निवास रहता है, वो उनको बस नहीं पता होगा। मैक्सिमम मैं मानता हूँ कि 80 से 85-90% बच्चे को इसके बारे में पूरी चीज़ें होती हैं और आराम से इसको लिख लेंगे वो। ठीक है, एक था पेड़ और एक था ठूंठ, पाठ के शीर्षक की सार्थकता। मतलब एक था पेड़ और एक था ठूंठ, ये पाठ का नाम ऐसा काबर रखे गए भाई, वो पूरा लिखना है कि शीर्षक की सार्थकता बताना है कि पाठ के नाम काबर रखे। ठीक है, जैसे KGF का नाम KGF क्यों रखा, क्योंकि KGF का फुल फॉर्म क्या होता है, कोलार गोल्ड फिल्म। ठीक है, इसलिए उसका KGF रखा गया। वैसे ही इसका नाम एक था पेड़ और एक था ठूंठ क्यों रख दी, इसको बताना है। ठीक, तो चलो चलते भाई। एक था पेड़ और एक था ठूंठ शीर्षक अपनी सार्थकता स्पष्ट करते, क्योंकि उन्होंने मनुष्य
ये स्वभाव की तुलना बांझ के हरे पेड़ और ठूंठ से की है। ठीक है, मनुष्य के स्वभाव की तुलना किससे की गई? एक बांझ के पेड़, हरे पेड़ किस की गई और ठूंठ से की गई। ठूंठ निर्जीव, जड़ता और विनाश का प्रतीक है। जीवन में जो व्यक्ति बिना सोचे समझे परंपरागत आदर्शों और सिद्धांतों पर अड़े रहते हैं उनका जीवन निरर्थक होता है। ये आपको करना है। फिर मनुष्य के विचार बांस के पेड़ के समान होने चाहिए। ठीक है, बांझ, उसमें लचीलापन और परिस्थिति के साथ समन्वय करने की क्या होती है? क्षमता होती है। इस तरह से पूरी चीज़ों को समझ के इसमें लिखना है। ठीक है, कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? एकदम मुलायम होना चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से हमें झुकने भी आना चाहिए। ठीक है, फिर अथवा में इसके क्या है भाई? नर्मदा नदी लोगों के जीवन को कैसे खुशहाल बनाती है, तो इसको देखते हैं भाई कि नर्मदा नदी कैसे करती है। नर्मदा नदी के चारों ओर क्या है? घने जंगल है। और इसको और बड़ा करना है तो अब बढ़ा दो। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से कंठ से हुई है, जहाँ जो कि नर्मदा नदी के चारों क्या घना सा जंगल है, बता दो। वहाँ की भूमि उपजाऊ है, जिसके कारण लोगों का व्यवसाय, कृषि व खदानों से रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। वहाँ की महिलाएं क्या करती है? आम जामुन के वृक्ष बेचते हैं और अपना जीवन यापन करती है। इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से उनके जीवन में क्या लाती है? खुशहाली लाती है। तो कंप्लीट इसको अपने शब्दों में जो है आपको बताना है। ठीक, फिर प्रश्न क्रमांक 13 देख लेते हैं भाई। कवि द्वारा घर की आंतरिक भाग अथवा अंतःपुर में आईना लटकाने का क्या असर? मतलब कवि क्या करते थे? अपने घर के अंदर में अथवा बोल सकते अंतःपुर में, एकदम घर के अंदर में आईना क्यों लटकाते थे? तो देखो, पता है गृह प्रवेश कविता के हिसाब से कवि द्वारा घर के आंतरिक भाग में आईना लटकाने का आशय है कि वह अपने प्रतिबिंब को देखेंगे तो उसे किसी के साथ होने का एहसास होगा। लेकिन चिड़ियों के द्वारा अपनी प्रतीक्षा देख बार बार वो अपनी जाने से उनके घर में क्या रहती थी? संतुष्ट थे। अब देखो, इसके दो उत्तर दे सकते हो। एक तो बोल सकते हो कि घर में आईना इसलिए रखते थे कि चिड़िया आ करके उस आईना के पास खेलेंगे, चूचू की आवाज़ करेंगे, जिससे उसके घर में क्या रहेगी? हलचल बनी रहेगी। ये एक कारण ऐसा भी लिख सकते हो। दूसरे कारण ये कि वो खुद की मतलब सूरत को देख करके उनको लगेगा कि घर में मेरे सिवाय और कोई भी है करके। तो बट चिड़िया वाला ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, कि चिड़िया आ करके उसमें क्या करती थी? अपनी चोंच से उस पर टक टक की आवाज़ करती है, जिससे और उसके घर में क्या रहती है? चहल पहल बनी रहती है, क्योंकि आईना में बैठ कर के चिड़िया क्या करते हैं? खेलने लगते हैं। इस तरीके से उसमें लिख सकते हो। ठीक है, जिंदगी भर है रोना धोना, क्या आप इस कथन से सहमत है या असहमत होने का तर्क दीजिए। तो देखो, यहाँ पर हम सहमत हैं या नहीं, इसको देखते हैं। आपको बताना अपने हिसाब से जवाब देना है, अपना तर्क देना है। वैसे भी यदि हम भाग्य के भरोसे बैठे रहे तो जिंदगी यूं ही नष्ट हो जाएगी। अकर्म में व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठते, मतलब जो कुछ मेहनत ही नहीं कर सकते, आलसी व्यक्ति बोलो। कर्मण्य अगर याद नहीं है तो आलसी व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठे रहता है और अपने जीवन को कोसता रहता है। लेकिन कर्मशील प्राणी, जिस तरीके से हम में से कई लोग हैं, कई लोग के दिमाग में बसा रहता है, अरे मैं टॉप तो नहीं कर सका हूँ, काम मिली पढ़े, ऐसा तो ऐसा नहीं होता। आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब आप अगर ऐसा सोचते हो तो आप अकर्मण्य व्यक्ति हो और आप भाग्य के भरोसे बैठने वाले व्यक्ति हो। तो उसी को ये इसमें बताया गया है और हमें सीखना भी है इन्हीं सब चीज़ों से, कि यदि हम भाग्य के भरोसे बैठे रहे तो हमारी ज़िंदगी क्या हो जाएगी? यूं ही नष्ट हो जाएगी। कर्मण्य व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठता है और अपने जीवन को कोसता रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन कर्मशील व्यक्ति, जो मेहनती व्यक्ति होते, वो क्या करते हैं? अपने श्रम के बल पर अपने क्या करते हैं? अपने कमी, जो भी उसके अंदर कमी है, और साथ को दूर करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं, अपने टारगेट तक पहुँचते। ये आपको लिखना है। ठीक है, हम बोल सकते हैं अतः हमारे मत से यह तर्क सही नहीं है कि ज़िंदगी भर रोना धोना, बल्कि हमें अपने परिस्थिति के अनुसार हमें क्या करना? संभल का और भी अच्छे से मेहनत करना चाहिए। ठीक, फिर निम्न में से किसी एक का भावार्थ लिखना है अपने शब्दों में। तो भावार्थ वाला भाई देखो बहुत आसान होता है, पूरी को पढ़ लो इसके। इसी चीज़ को आपको समझ करके बताना है कि कैसे कैसे इसमें लिख सकते हो करके। ठीक है, पढ़ोगे पूरी चीज़ों को तो आप आराम से लिख सकते हो एकदम। इसको भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हिंट तो यहाँ से मिलेगा कि कैसे लिखना है। जैसे कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, तो इसको देखो कैसा लिखा गया इसमें यहाँ पर, कि कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही है या नाच उठती है। मीरा अपने पैरों पे घुंघरी बांधकर नाच उठती। फिर अगला पॉइंट क्या था इसमें? मैं मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे, तो उसको कैसे लिखा गया देखो। और वो कहती है कि मैं अपने कृष्ण की दासी हूँ, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। इस तरीके से कृष्ण के अनन्य प्रेम को क्या करती है? वो दर्शाती करके। तो पूरी चीज़ों को आप समझ के लिखोगे तो ये आराम से आपसे बन जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका टेंशन मत लो। मैं मानता हूँ कि इसको कोई कंफर्म टॉपिक नहीं है, क्योंकि किसी भी चैप्टर से ये पूछे जा सकते हैं।
तो आप तो सबको तो पढ़ नहीं सकते, एकदम रट्टा नहीं मार सकते, इसलिए पार्ट जो पार्ट से इसमें दिया है मॉडल पेपर से, एटलीस्ट उन पार्ट को अच्छे से कर लो। उसके लेखक का नाम क्या है, कैसा है, उसमें विशेष कैसा लिखना है, ये सब चीज़ों को करके लगो। उसी तरह इसको भी कर लेना कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगुगा उठी, मिट्टी सोने का ताजपान इठला उठी, दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो इसको अपने शब्दों में समझाना है भाई, है ना। इस तरीके से उसको पढ़ने के बाद कि सदियों की दास्ता के बाद जनता के मन में स्वतंत्रता की ओर चिंगारी दबी हुई है। ब्रिटिश राजतंत्र को हटाने की सुगबुगाहटें तेज हो चली थी। व्यापार करने के बहाने वो हमारे देश में आए और हम पर शासन करने लगे। समय परिवर्तन के साथ स्वतंत्रता की आग जो है भड़क उठी। स्वाधीन भारत गणतंत्र रचने को तैयार था। ऐसे में कवि आह्वान करते हुए कहते हैं कि वह जनता के हाथ में शासन व्यवस्था होनी चाहिए करके। तो पूरी चीज़ों को आपको इसको लिखना पड़ेगा। फिर ये देखो नई कविता की विशेषता, जो कि ऐसा 4 मार्क्स में कभी नहीं है, बट इस बार सभी सेट में देख चुके हो आप लोग। इस तरीके से कभी भी 3 मार्क्स में दे रहे, कभी भी 4 मार्क्स में दे रहे, तो अब चीज़ों को समझना पड़ेगा और सभी चीज़ों को इसमें याद करते हुए चलो, क्योंकि इसको आप अपने मन से नहीं लिख सकते, आपको याद करना पड़ेगा हिंदी साहित्य का, ठीक है। फिर प्रगतिवाद की विशेषता बोले तो प्रगतिवाद की पूरी विशेषता आप ध्यान से पढ़ लेंगे। फिर यहाँ से देखो, अपनी बड़ी बहन के विवाह की तैयारी संबंधी जानकारी देते हुए अपनी सहेली या दोस्त को क्या करना, अब लड़के हो तो दोस्त को और लड़की हो तो सहेली को देना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो किसी को भी लिख देना। इस तरीके से इसको पढ़ लो एक बार पूरी चीज़ों को कि हाँ भाई इस दिन शादी होने वाली तैयारी इस तरीके से चल रही है, आगे की काम ये बाकी है, ऐसा वैसा आप लोग जल्दी आना करके पूरी चीज़ों को बता सकते हो, अपने दोस्तों को बोलना है, ठीक है। पूरे को इस तरीके से लिखना। फिर सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल, बट एक क्वेश्चन पिछले साल आ रखे तो थोड़ी सी चांस कम लगती है इसका, ठीक है, क्योंकि जस्ट रिपीट होने की चांस थोड़ा सा कम रहता है ऐसे ऐसे चीज़ों में, ठीक है। फिर भी आप इसको करके रख सकते हो, ठीक है। फिर पूरी चीज़ों को इस तरीके से इसमें लिखना रहेगा और फिर आपको फाइनली क्या स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके से अपठित गद्यांश आएगा 5 मार्क्स के लिए। तो भाई बता दो मैं आपको, अपठित गद्यांश आपको करना ही है, बिल्कुल भी एकदम से छोड़ के नहीं आ जाना है, ठीक है। कई बच्चे एकदम छोड़ देते, तो ऐसा छोड़ना नहीं, पूरा कोशिश करना है कि कम से कम 4 सेट है, चारों सेट की जितना भी अपठित गद्यांश उसको पढ़ लो, या आपके पास परीक्षा बहुत सार होगा उसको पढ़ लो, क्योंकि हिंदी का बहुत आसान होता है। देखो इसका शीर्षक क्या हो सकते हैं, तो अनुशासन के बारे में बात है, तो अनुशासन सर्वोत्तम एवं अनुशासन शब्दों में संधि विच्छेद, जिसको इस तरीके से पूछ देंगे तो क्या कर लोगे, रट के तो कुछ किया नहीं जा सकता। इसलिए वैसे भी अपठित गद्यांश में सबका अपना अपना रहता है। अनुशासन क्या पूछा, ऊपर से देखोगे तो पता चल जाएगा। अनुशासित व्यक्ति आदर्श कैसे प्रस्तुत करते हैं, वो अनुशासन किससे परे होते हैं, तो ऊपर में पढ़ोगे तो चीज़ें के आंसर आपको पता चल जाएगा। फिर फाइनली आपको 18वें प्रश्न पर क्या मिलेगा, इस तरीके से निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में क्या निबंध, तो निबंध को आपको कर लेना है, ठीक है। और कम से कम 3 से 4 निबंध प्रिपेयर करके रखो, ताकि अगर आपका आता है, मान के चलो इधर उधर होता है, थोड़ी सी हार्ड आ गई तो कैसे करोगे, इसलिए 3 से 4 हेडिंग बस आपको देखना रहेगा। हेडिंग प्रिपेयर करके रखो, अंदर की चीज़ों को आप ओन वर्ड्स में उसका भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये पूरी चीज़ आपको समझ आया होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ एटलीस्ट हर वीडियो को एक दो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि सबका भी हेल्प हो पाए, सबको भी पता चल पाए हमारे और आपके इस चैनल के बारे में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट।